मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए रीजनल इन्वेस्टर समिट के बाद आज 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ करते हुए मध्य प्रदेश को निवेश के लिए असीम संभावनाओं वाला प्रदेश बताया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश में निवेश करना निवेशकों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। उन्होंने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है। इसके अलावा कई सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुफीद जगह है मध्य प्रदेश। इसके अलावा रोड नेटवर्क का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से लॉजिस्टिक हब भी बन सकता है और उसमें भी निवेश की काफ़ी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीना रिफाइनरी का जिक्र करते हुए बताया कि पेट्रोकेमिकल का हब बनेगा मध्य प्रदेश। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने विकास प्रदर्शनी भी देखी और मध्य प्रदेश की 18 नीतियों को लॉन्च किया। ये वो नीतियां हैं जो निवेश के लिए सहायक होगी। कई जगह ऐसी नीतियां थीं जिनमें कि निवेशकों को अड़चन आ सकती थी या कोई दिक्कत ना हो, उनको निवेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए निवेश की नई 18 नीतियां बनाई गई हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज लॉन्च किया। कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए बिहार वासियों को लगातार सौगात दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में आके बिहार वासियों को सौगात क्या दिया, विपक्ष को परेशान कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से 15 सवाल पूछे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था, अपराध, रोजगार और अन्य मुद्दों को उठाते हुए सीधा सवाल प्रधानमंत्री से किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में कुछ भी नहीं है और इस बाबत 11 वर्षों में मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, जरा गौर से सुनिए। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं। तेजस्वी यादव के इस सवाल के बाद जेडीयू हमलावर है। जेडीयू नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव को ऐसे सवाल अपने माता पिता से करना चाहिए, क्योंकि वो भी करीब 15 वर्ष तक इस बिहार की गद्दी पर बैठे हैं। जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव ने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव अपरिपक्व नेता हैं। क्या कहा निहोरा यादव ने, जरा गौर से सुनिए। देखिए, लोकतंत्र है, हर लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता है। जदयू की अपनी कोई अभी इस पर निर्णय नहीं है और निर्णय तभी होगा जब मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी तो सारा चीज हो जाएगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं होगा। विपक्ष को लग रहा है कि जनता को सौगात देकर एनडीए के नेता लगातार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को फायदा मिले। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने को लेकर के विपक्ष लगातार हमला करते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव का ये कहना है कि प्रधानमंत्री चुनाव को देखते हुए 2025 चुनाव को देखते हुए बिहार दौरा कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी प्रधानमंत्री दरभंगा की बात करें या जमुई की बात करें, वहाँ आ चुके हैं, तो उस दौरान कौन सा चुनाव था, उसी कड़ी में वो भागलपुर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं होता है और जब उनके पास मुद्दा नहीं होता है तो वो इस तरह की बयानबाजियां करते हैं। जब उनकी बात करें 15 साल के कार्यकाल की बात करें, लालू प्रसाद राबड़ी देवी के कार्यकाल की बात करें, तो उस समय उन्होंने क्या काम किया वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तेजस्वी यादव को दिक्कत हो रही है। इसके पीछे की वजह यही है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो काम नहीं करते हैं और विपक्ष में उनको
जनता याद आती है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक वक्तव्य ने ऐसा हंगामा मचाया कि विधानसभा सत्र को 2 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। हुआ यूं कि समरपाल सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो सवाल पूछ रहे थे हेल्थ को लेके, लेकिन अंत में ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव का एक बयान को याद दिला दिया। बस बयान सुनने की देरी थी कि समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से इस्तीफे की मांग कर दिए। लगातार पीठ से सतीश महाना उनको वेल में वापस जाने की बात करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अंत में हुआ यूं कि विधानसभा को 2 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायक यहीं तक नहीं रुके, वो वेल में भी बैठ गए और लगातार ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। संभल मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि जो विवादित कुआं है वह कुआं दरअसल पब्लिक जमीन पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा गया है कि यहां तक संभल जामा मस्जिद भी सरकारी जमीन पर बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जो फोटो दिया हुआ है वह फोटो गुमराह करने के लिए दिया गया है, लिहाजा कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं संभल जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से इससे पहले एक अर्जी दाखिल की गई थी और उस अर्जी में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, लिहाजा वहां का माहौल खराब हो रहा है, उसके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने एक बार फिर से अपनी मांग जो है वो जुलाई 2024 में आई केरला के अंदर जो भूस्खलन वायनाड के अंदर हुआ था, उस आपदा में करीब 298 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो उसी के संदर्भ में आज एक बार फिर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और उसमें दरखास्त की गई है कि जो राहत पैकेज दिया गया है वायनाड के लिए उसे अनुदान में परिवर्तित किया जाए और जो समय सीमा है कार्यान्वयन की उसको बढ़ा दिया जाए। ये मांग एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखी है। इससे पहले गृह मंत्री से भी कई जो बातें हैं वो प्रियंका गांधी कर चुकी हैं। लगातार वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था उसके मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने प्रियंका गांधी उठा रही हैं और उनका साफ तौर पर पत्र में उन्होंने ये बताया है कि अगर केंद्र सरकार इन तमाम मुद्दों पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेती है तो जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको अपना जीवन व्यतीत करने में आसानी होगी। साथ ही साथ कई जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी वहाँ पर तबाह हो चुके हैं, तो जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो केंद्र सरकार को पुरजोर तरीके से जल्दी उसके विकास के लिए कदम उठाने हैं जिससे जो वायनाड की जनता है जो नुकसान वहाँ की जनता को झेलना पड़ा है उसकी भरपाई जल्द से जल्द करी जा सके। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और सत्र के दौरान जो भी कार्रवाई होगी उस पर एक सामूहिक निष्कर्ष निकाला जाता है कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे।
2000 से ज़्यादा सवाल इस पूरी बजट सेशन में पूछे जाएंगे। जो सवाल आए हैं पक्ष और विपक्ष के विधायकों के द्वारा, तो बजट सत्र वैसे भी महत्वपूर्ण होता है, सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है। और चूंकि सरकार अपना बजट भी पेश करेगी, इस विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट इस सत्र में शुरू होगा। उनके सरकार का दूसरा साल है, तो 3 मार्च को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र होगा। कई सारे विषय उठेंगे, ध्यान आकर्षण भी कई सारे लगेंगे और प्रदेश भर की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जनता की जो आवाज़ है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा सदन में गूंजती हुई सुनाई देगी। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और ये कुल 17 बैठकें इस सत्र में होनी है और एक लंबा सत्र है, तो इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी विधानसभा के द्वारा और आज से विधिवत इसकी शुरुआत हो गई है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। शिवसेना में इस समय करप्शन को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू है। शिवसेना की उपनेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में 2 मर्सिडीज देकर पद लिए जाते रहे। नीलम गोरे के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप भी आक्रामक हो गया और संजय राउत ने नीलम गोरे को नालायक और नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो खुद करप्ट हैं और काम करवाने के लिए भी पैसे मांगती रही हैं। इन सारे बयानों के बीच में बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है कि आखिर शिवसेना के दोनों ही ग्रुप किस तरीके से पैसे और करप्शन के मामले में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। परीक्षा का मौसम शुरू होते ही ठगी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच को इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर बेचे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये वही पेपर हैं जो उन्हें परीक्षा में आने वाले हैं। कम पढ़ने वाले बच्चे तो इस झांसे में आ ही रहे हैं, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे भी इस तरह के झांसे में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इस तरह के जो ठगी करने वाले लोगों से बचकर रहें, क्योंकि इस तरह का कोई पेपर आउट नहीं हो रहा है। इसके पहले भी इंदौर में दिलजीत दोसांग और MPPSC के नकली पेपर आउट हो चुके हैं और लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है। सोशल मीडिया पे 10वीं और 12वीं के पेपर बेचे जा रहे हैं जिसमें कि 300, 500, 1000 और जितने खरीदार और बेचने वाले की सहमति पे निर्भर हो उस तरह के भावों में पेपर बिक रहे हैं। पुलिस जांच में लग गई है, लेकिन अब देखना है कि पुलिस अपराधियों तक कब तक पहुंच पाती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मुंबई में सड़क हादसों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब कि अब सड़कों पर चलना हर किसी के लिए घातक बनता जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो हिट रन के सामने आए हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में शहर की सड़कों पर सभी घातक दुर्घटनाओं में हिट एंड रन की घटनाएं 38% थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ज्यादातर पीड़ित करीब 54% पैदल यात्री थे। इसके साथ ही साल 2023 में सड़क हादसे में 351 मौतें हुई हैं। उन मौतों में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में सवार 48% और पैदल चलने वालों में 40% लोग शामिल थे। आंकड़ों के अनुसार 82% मौतों के लिए पुरुष सबसे अधिक जिम्मेदार है। 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग में पुरुषों की संख्या सबसे अधिक मतलब कि 47% है। मुंबई में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें कहां पर हुई हैं, किन जगहों पर हुई है, उसमें वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इसके साथ ही साथ सायन बांद्रा लिंक रोड और बैगनवाड़ी सिग्नल जंक्शन के चौराहे पर सबसे ज्यादा मौतें और चोटें देखी गई हैं। जिसके साथ ही साथ बाबा साहेब अंबेडकर मार्ग और घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पर प्रति किलोमीटर सबसे अधिक मौतें और चोटें दर्ज की गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में उन सड़कों पर प्रति किलोमीटर 10 मौतें हुई हैं। ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो मौतों का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से हिट एंड रन के
मामले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए आखिरकार आगे प्रशासन की तरफ से या फिर मुंबई की जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। उत्तराखंड सरकार ने साल 2012 से 2018 के बीच 6 सालों में कई ऐसे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम को दिए थे, जिसमें 130 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी। विभाग ने इस मामले में 5 साल से ज़्यादा की जांच पूरी की और इस पूरे मामले में 5 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। दरअसल साल 2012 से 2018 के बीच उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम को जो निर्माण कार्य उत्तराखंड सरकार से मिले थे उसमें 130 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी, जिसके बाद निर्माण निगम ने साल 2019 में एक विस्तृत जांच शुरू की और इस जांच से पहले ही एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। इस पूरे मामले में 5 साल जांच चलने के बाद अब जांच पूरी कर ली गई है और 5 पूर्व अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है, जिनके खिलाफ देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इन 5 नामजद आरोपियों के अलावा कहीं किसी और अधिकारी की इस पूरे प्रकरण में संलिप्तता तो नहीं है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में जन्मभूमि पर भक्तों की लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। महाकुंभ अमृत स्नान का अब अंतिम स्नान है और उसको लेकर जिस तरीके से देश और दुनिया से श्रद्धालु जहां एक और कुंभ नगरी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्नान के बाद अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। लगभग 2 से 3 घंटे के करीब भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए कतार में खड़े होने के लिए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी यहाँ पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की है। रामलला के दरबार में लगभग 17 से 19 घंटे के करीब भगवान अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस दौरान लगातार भक्तों की एक बड़ी संख्या यहाँ अयोध्या में देखने को मिल रही है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। वाराणसी में आज जो है पूरी तरह से शिवरात्रि का नज़ारा है और यह शिवरात्रि का नज़ारा इसलिए कहूँगा कि वाराणसी में लगभग 40 लाख से ज़्यादा भक्तों की आने की संभावना है शिवरात्रि वाले दिन। लेकिन आज ही अगर वाराणसी में बात करते हैं तो वाराणसी में 20 लाख से ज़्यादा लोग आज काशी के अंदर हैं जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है भक्तों की। यह भीड़ महाकुंभ पलट प्रवाह का भी असर है और ऐसे में वाराणसी में पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना जिला प्रशासन का यह काम है। हालांकि वाराणसी में अगर बात करते हैं तो वाराणसी में बाहरी गाड़ियों का आना पूरी तरह से पाबंद है, लेकिन उसके बावजूद भी बनारस में चारों तरफ जाम की स्थितियां बनी हुई हैं। और अगर बनारस में भक्तों की बात करते हैं तो भक्त लगातार बनारस में आ रहे हैं और आज के डेट में 20 लाख से ज़्यादा भक्त जो है वाराणसी में हैं और यह दर्शन पूजन निरंतर चलता चला जाएगा। और साथ ही साथ अब जिला प्रशासन के लिए शिवरात्रि का दर्शन सुगम बनाना यह बहुत ही बड़े एक चैलेंज साबित हो रहा है, जिसके मद्देनजर आज वाराणसी में जिला प्रशासन ने एक बड़ी बैठक किया है और बड़ी बैठक के माध्यम से पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, इस पे अमली जामा पहनाया गया है। तैयारियों की पूरी समीक्षा किया गया है। वाराणसी में चारों तरफ भारी भीड़, हर तरफ भीड़, जहां देखिए वहां पे केवल और केवल वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के भक्त एवं गंगा भक्त देखे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग बिमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।